हेलो दोस्तों, एपीएस ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, बात करते हैं आज प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन को समझने के लिए यहां हम एक आयताकार कांच के स्लैब से प्रकाश के अपवर्तन को देखते हैं। मान लिया जाए ये एक आयताकार कांच का स्लैब है। कांच का स्लैब है जो कैसा है? आयताकार। तो ये है कांच। ये कांच एक माध्यम है। माध्यम क्या होता है? माध्यम, यहां हम जो माध्यम काम लेंगे वो पारदर्शी काम में लेंगे। और माध्यम का मतलब है कि जो प्रकाश को पथ प्रदान करे, प्रकाश जिससे गुजर सके, वो ही क्या है? माध्यम। तो ये मान लिया कांच है, तो कांच एक माध्यम। कांच से ऊपर क्या होगी? वायु। वायु भी क्या है? एक माध्यम। कांच की तुलना में वायु कैसा माध्यम है? तो ये विरल माध्यम है। जबकि कांच कैसा माध्यम होगा? सघन। मतलब इसकी तुलना में इसके जो कण हैं वो कैसे हैं? दूर दूर। कांच के कण कैसे होंगे? पास पास। कांच से नीचे भी वायु होगा, तो ये जो एक माध्यम और हो जाता है। यहां वायु एक माध्यम है और एक कांच माध्यम है। या दोनों की बात करें तो यहां एक माध्यम क्या हो गया? कांच। तो यहां दूसरा माध्यम क्या हो जाएगा? वायु। यहां ये अलग अलग माध्यम है। यहां पर कोई प्रकाश किरण इस तरह से आपतित होती है। इसको नाम दे दिया जाए, मान लो कि ये पी क्यों एक प्रकाश किरण है। पी क्यों एक प्रकाश किरण है जिसको हम आपतित किरण कहते हैं। यहां पी क्यों जो आ रही है इसको क्या बोलते हैं? आपतित किरण। तो यहां पर पी क्यों क्या है? आपतित किरण। इस तरह से प्रकाश किरण जब आपतित होती है, जिस बिंदु पर आपतित होती है उस बिंदु पर हम एक अभिलंब बनाते हैं। जैसा परावर्तन में हमने समझा है अभिलंब क्या होता है। यहां पर हमने एक अभिलंब बना दिया। इसको यहां नाम दे रहा हूं MN। क्या है ये? अभिलंब। इस बिंदु पर आपतित हो रही है, इसीलिए इस बिंदु को बोला जाता है आपतन बिंदु। जब प्रकाश किरण यहां से इस बिंदु पर आपतित होती है तो ये पूरा माध्यम कैसा है? पारदर्शी। और पारदर्शी में प्रकाश किरण क्या होती है? गुजर जाती है। जब प्रकाश किरण यहां से इस पर आपतित होकर इस माध्यम के अंदर जाती है तो ये यहां पर कुछ विचलित हो जाती है। विचलित कौन सी जगह हुई है? देखिए, यहां पर एक माध्यम है ये और दूसरा है ये। तो यहां इन दोनों माध्यमों को जो अलग करता है उस तल को बोलते हैं पृथक्कारी तल। यहां वायु और कांच ये अलग अलग माध्यम है और इन दोनों को अलग करने वाला जो तल है उसको बोल दिया पृथक्कारी तल। जैसे ही प्रकाश किरण आती है, ये प्रकाश किरण यहां से इस कांच के अंदर सीधी गुजरना चाहती है। कैसे गुजरना चाहेगी? ये कुछ सीधी इस तरह से। ये प्रकाश किरण कुछ इस तरह से गुजरना चाहती है, लेकिन ये प्रकाश किरण जब इस माध्यम से इसके अंदर जाती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम के अंदर जाती है, तो अपने कौन से तल पर? पृथक्कारी तल पर। माध्यमों का कौन सा तल है? पृथक्कारी तल। पृथक्कारी तल पर पथ से विचलित हो जाती है। जाना ऐसे चाहती थी, लेकिन ये क्या हो गई है? पथ से विचलित। पथ से विचलित हो गई है। कहां से कहां तक? इस बिंदु को नाम दिया था क्यों, इसको नाम दे देते हैं R। तो Q से और R तक ये प्रकाश किरण जो है अपवर्तित हो गई है, पथ से विचलित हो गई है, और इसी घटना को बोला जाता है प्रकाश का अपवर्तन। इसी को क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। तो Q से R तक जो किरण जा रही है इसको क्या नाम देंगे? कि यहां Q से R तक ये जो किरण है इसको बोला जाता है अपवर्तित किरण। यहां पर
ये वाली जो सतह है ये भी किसकी तरह काम करती है? पृथककारी तल की तरह। जब पृथककारी तल की तरह ये सतह काम करती है तो हम मान लो यहां पर भी कोई अभिलंब होगा, इस तरह से। यहां एम एन नाम दिया है, इसको यहां एम डैश एन डैश कह देते हैं। अब यहां पर भी प्रकाश किरण सीधा गुजरना चाहेगी, लेकिन सीधी जा पाएगी क्या? नहीं। यहां ये सघन से विरल में जा रही है, ये सीधी ना जा करके कुछ इस तरह से गुजर जाएगी। मतलब ये जो पहले वाली प्रकाश किरण आ रही है इसके क्या हो जाएगी? समांतर हो जाएगी। आर से एस इसको नाम दे दिया। ये कांच से बाहर निकल रही है, इस किरण को बोल देते हैं निर्गत किरण। जो इस कांच के स्लैब से बाहर निकल रही है इसको नाम दे दिया हमने निर्गत किरण। आर एस जो किरण है वो क्या है? निर्गत किरण। यहां ये आपतित किरण, ये अभिलंब। आपतित किरण और अभिलंब के बीच एक कोण बनता है जिसको आई से व्यक्त करते हैं। ये जो कोण है, और हमने परावर्तन के अंदर ये पढ़ा था कि जो ये कोण आई है, इस कोण आई को क्या नाम देते हैं? ये जो आई कोण है इसको बोला जाता है आपतन कोण। जब प्रकाश किरण इस कांच से प्रवेश करती है, इस पारदर्शी माध्यम से गुजर के जाती है, तो ये प्रकाश किरण अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। अब यहां ये अभिलंब और अपवर्तित प्रकाश किरण के बीच जो कोण बनता है उसको आर से व्यक्त करते हैं, और यहां पर आर को जो है अपवर्तन कोण कहा जाता है। इसको क्या बोलेंगे? अपवर्तन कोण बोलेंगे। वहां पर परावर्तन कोण बोला था और यहां पर क्या बोलेंगे? अपवर्तन कोण। तो देखिए अपवर्तन किसको कहेंगे? जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, ये एक माध्यम हो गया, ये दूसरे माध्यम, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो कौन से तल पर? इसको बोला है पृथककारी तल पर। पृथककारी तल पर अपने पथ से विचलित हो जाती है। इस घटना को क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। इस घटना को क्या कहा जाता है? प्रकाश का अपवर्तन। ये अपवर्तन की घटना क्यों हुई? क्योंकि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसके वेग में परिवर्तन आता है। आपको बताया कि सर्वाधिक वेग किसमें था? निर्वात में। किसी माध्यम में जाएगा, गैसीय माध्यम में गया तो वहां पर वेग अधिक होगा, और यदि ठोस में जाएगा तो वहां वेग और भी, वहां जो वेग है वो कम होगा। तो यहां जैसे ही ये वायु विरल माध्यम से सघन में जाती है तो वेग घट जाता है और प्रकाश किरण अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। यहां ये माध्यम कैसा? सघन। तो ये प्रकाश किरण जब सघन से, वायु कैसा है? विरल, सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। यहां ये दोनों घटनाएं होती हैं। जब विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, और जब सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाती है। यहां अपवर्तन की घटना हुई है। क्यों? क्योंकि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश का वेग, प्रकाश किरण जो है उसका वेग परिवर्तित हो जाता है। यदि वेग में परिवर्तन होगा तो उसी को क्या बोलेंगे? अपवर्तन। तो किसके कारण आया हुआ अपवर्तन? प्रकाश के वेग में परिवर्तन के कारण। हमने परावर्तन के अंदर देखा था कि जो ये आपतन कोण और आर परावर्तन कोण था उनके अंदर हमने एक संबंध बताया था कि आपतन कोण आई बराबर था परावर्तन कोण आर के। यहां पर भी एक संबंध होता है। इसमें संबंध क्या है? यहां आपतन कोण जो होगा इसकी जया काम में लेते हैं, और आपतन कोण की जया को बोलते हैं यहां साइन आई। अपवर्तन कोण की जया को बोला जाता है साइन आर।
आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या ये एक नियत राशि है। आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात कैसा होता है? नियत होता है, स्थिर होता है। हमेशा हमेशा आपतन कोण I और परावर्तन कोण R, इनकी ज्या का जो अनुपात है वो कैसा होता है? नियत। और ये नियत मान जो होता है इसको म्यू से व्यक्त करते हैं। इस नियत मान को किससे व्यक्त करते हैं? म्यू से, जिसको बोला जाता है अपवर्तनांक। और ये ही साइन I अपॉन साइन R, मतलब आपतन कोण की ज्या व अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात क्या होता है? स्थिरांक या नियत होता है। यही कहलाता है अपवर्तन का दूसरा नियम, जिसे स्नेल का नियम भी कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? स्नेल का नियम। तो ये जो स्नेल का नियम है ये अपवर्तन का दूसरा नियम है। तो पहला नियम क्या है? पहला नियम होता है जो परावर्तन का नियम है उसके समान ही होता है। जैसा परावर्तन का नियम था वैसे की वैसा काम में लेना है अपवर्तन के अंदर। यहां पर इस बिंदु को बोल दिया जो किस पर है? पृथककारी तल पर। पृथककारी तल पर जो बिंदु है उसको बोलते हैं आपतन बिंदु। तो ये वाली किरण जो है ये कौन सी होगी? आपतित किरण। ये है अभिलंब और ये कौन सी किरण है? अपवर्तित किरण। तो पहला नियम होता है आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में, कौन से तल में? पृथककारी तल में, एक ही तल में एक बिंदु पर स्थित होते हैं। यह होता है अपवर्तन का पहला नियम। तो अपवर्तन के यहाँ दोनों नियम याद रखने हैं। दूसरा नियम क्या होता है जिसको हमने क्या कहा था? स्नेल का नियम। स्नेल का नियम क्या है? साइन I अपॉन साइन R, मतलब आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का मान कैसा होता है? नियत होता है, नियतांक होता है, स्थिर होगा। मतलब ये मान जो है बदलता नहीं है। इसको क्या लिखा है हमने? म्यू। म्यू को क्या बोलते हैं? अपवर्तनांक बोलते हैं। और ये एक मात्रक रहित राशि है, मात्रक विहीन राशि है। यहां परिभाषा देखिए, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो माध्यम के पृथककारी तल पर, कौन से तल पर? पृथककारी तल पर। यह ध्यान रखना, कौन से तल पर होगी? पृथककारी तल। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो माध्यमों के पृथककारी तल पर अपने पथ, मतलब रास्ते, अपने पथ से विचलित हो जाती है। इस घटना को क्या कहेंगे? प्रकाश का अपवर्तन। इस वाले चित्र में हमने पृथककारी तल दो जगह देखे थे। एक तो इस वाली जगह जो इस माध्यम को और इसको अलग कर रहा है, वायु को और किसको अलग कर रहा है? कांच को। और यहां पर दूसरा पृथककारी तल ये है जो इसमें पहला माध्यम क्या माना है? कांच, और दूसरा क्या माना है? वायु। अपवर्तन का कारण क्या है? तो प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो ऐसी स्थिति में प्रकाश के वेग में क्या होता है? परिवर्तन। और परिवर्तन के कारण ही कौन सी घटना घटती है? प्रकाश के अपवर्तन की घटना। यहां ये जो हमने अभिलंब माना है, यहां कोई ना कोई मान आपतन कोण का होगा। यदि हम प्रकाश किरण को लंबवत किसी सतह पर आपतित करा दें, किसी कांच पर हमने कैसे आपतित करा दिया इसको? लंबवत। तो लंबवत जब प्रकाश किरण आपतित होगी तो ऐसी स्थिति में अपवर्तन की घटना नहीं होगी। क्यों? क्योंकि लंबवत प्रकाश किरण सीधी गुजर जाएगी बिना अपवर्तित हुए। तो लंबवत जब प्रकाश किरण आपतित होती है किसी माध्यम में तो वहां कौन सी घटना नहीं होगी? अपवर्तन में यहां ये दो बातें याद रखते हैं कि जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन में आए, विरल माध्यम हमने क्या माना था? वायु। सघन में क्या माना था? कांच। विरल से सघन में जब प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। ध्यान रखनी ये बात, जब भी ये विरल से किसमें आएगी? सघन में, तो अभिलंब की ओर क्या होगी? झुक जाएगी। हम कहें वायु से पानी में जा रही है तब भी अभिलंब की ओर क्या होगी? झुकेगी।
यदि हम बोले पानी से कांच में जा रही है तब भी अभिलंब की ओर क्या होगी, झुकेगी। यदि हम कहें पानी से वायु की ओर जा रही है तो क्या होगा, इसका ठीक विपरीत, क्योंकि यहां पानी कैसा होगा, सघन, और वायु क्या होगा, विरल। तो सघन से विरल में जाए, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से कौन से माध्यम में जाए, विरल माध्यम में, तो विरल में जाएगी तो अभिलंब से क्या होगी, दूर हटेगी। तो दोनों बातें ध्यान रखनी है, विरल से सघन में तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, और जब सघन से विरल में तो अभिलंब से दूर हट जाती है। यहां पर अगला जो पॉइंट है अपवर्तन के नियम, ये नियम जो है बहुत पूछे जाते हैं, एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। दो नियम हैं अपवर्तन के। पहला नियम तो आप पढ़ चुके हैं परावर्तन में भी, देखिए आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों कहां होंगे, एक ही तल में। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों कहां होंगे, एक ही तल में। मैंने कहा ये एक तल है तो ये इसी तल में होंगे। मान लिया जाए एक तल, इसको मान लें तो ये आपतित जो किरण है ये टकराकर जो आपतित थी, आपतन के बाद में ये अपने पथ से विचलित होकर भी जा रही है, और अभिलंब इस तरह से, ये तीनों कहां होंगे, एक ही तल में। अगला है दूसरा नियम, आपतन कोण की ज्या, जिसको हमने किससे लिखा है, साइन आई से। वहां पर आपतन कोण सिर्फ आई लिख रहे थे, यहां जो ज्या बोला है इसका मतलब है क्या, साइन। तो आपतन कोण की ज्या जिसको क्या लिखते हैं, साइन आई, तथा अपवर्तन कोण की ज्या जिसको लिखते हैं साइन आर का अनुपात हमेशा कैसा रहता है, स्थिर। हमेशा कैसा रहता है, ये स्थिर रहता है, चाहे रंग कोई सा भी हो, मान कैसा होगा, स्थिर। यह अपवर्तन का कौन सा नियम हो गया, दूसरा नियम। दूसरा जो नियम है इसको किस नाम से जानते हैं, स्नेल के नियम से जानते हैं। कौन से नाम से जानते हैं, स्नेल के नियम। कई बार इसको अपवर्तन का दूसरा नियम ना पूछ करके सीधा पूछ लेता है स्नेल का नियम क्या है, तो वहां जवाब आपका होगा आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात क्या होता है, नियतांक होता है, यानी स्थिर होता है। तो आपतन कोण की ज्या साइन आई अपॉन साइन आर क्या होगा, नियतांक होगा, जिसको किससे व्यक्त किया है, म्यू से। किससे व्यक्त करते हैं, म्यू से, और इस म्यू को ही बोलते हैं अपवर्तनांक। क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक। अपवर्तनांक की परिभाषा क्या हो जाएगी, कोई भी दो माध्यम दे दिए हों हमें, जैसे हम कहें कि एक विरल था और दूसरा सघन, तो कोई भी दो माध्यमों में प्रकाश के वेगों का जो अनुपात होगा उसको बोला जाता है अपवर्तनांक। अपवर्तनांक को किससे व्यक्त करते हैं, म्यू से। और ये जो अपवर्तनांक होता है ये मात्रक विहीन होता है, इसका कोई मात्रक नहीं है, तो ये कैसी राशि है, मात्रक विहीन। अपवर्तनांक के लिए एक माध्यम में प्रकाश का वेग, अनुपात की बात कर रहा है, प्रकाश के वेगों का अनुपात, तो एक माध्यम में प्रकाश का वेग अपॉन दूसरे माध्यम में प्रकाश का वेग, यही क्या है, अपवर्तनांक है। यदि इस अपवर्तनांक को 2μ21 लिखें, इसका मतलब है कि माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक। यदि ऐसा लिख दिया जाए माध्यम 2 का 1 के सापेक्ष क्या होगा, अपवर्तनांक, इसकी जगह यदि लिख दिया जाए 1 2, तो इसका मतलब है माध्यम 1 का 2 के सापेक्ष क्या है, अपवर्तनांक। हम इसको यदि अपवर्तन के दूसरे नियम से देखें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, μ21 बराबर साइन आई अपॉन साइन आर। क्योंकि कौन से माध्यम का, दूसरे माध्यम का, कौन से माध्यम के सापेक्ष, पहले माध्यम के सापेक्ष। तो यहां पहला माध्यम कौन सा था, पहला माध्यम था वायु और दूसरा माध्यम क्या था, कांच। तो हमें किसका ज्ञात करना है, कांच का। किसके सापेक्ष, वायु के सापेक्ष। ऐसे ही बोला जाए
म्यू डब्ल्यू ए। इसका मतलब है यहां पर दूसरा माध्यम क्या है, देखो यहां बोला था 2 1, इसका मतलब है दूसरे माध्यम का पहले के सापेक्ष अपवर्तनांक। यहां यदि ऐसे ना दे और सीधा लिख दिया डब्ल्यू ए, डब्ल्यू का मतलब तो क्या है यहाँ कि भाई दूसरा जो माध्यम है वो कौन सा है, पानी है, और पहला माध्यम क्या है, हवा। तो इसके अंदर क्या करेंगे, प्रकाश का हवा में वेग जिसके सापेक्ष निकाल रहे हैं उसको यहां ऊपर रखना है और जिसका निकाल रहे हैं उसको बटे में रखना है। तो यहां प्रकाश का हवा में वेग अपॉन प्रकाश का पानी में वेग, मतलब अपवर्तनांक किसका, पानी का, किसके सापेक्ष, हवा के सापेक्ष। तो यहां प्रकाश का हवा में वेग क्या लिख दिया है, VA, और प्रकाश का पानी में वेग यानी वाटर W, तो यहां VW लिख दिया। अब इसके अलावा ये जो अपवर्तनांक है वो किस पर निर्भर करता है, अपवर्तनांक माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है, माध्यम के घनत्व पर निर्भर करता है, किसका घनत्व कम है या ज्यादा है। इसके अलावा प्रकाश के रंग पर निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, प्रकाश के रंग पर। और ये प्रकाश का जो रंग है वो किस पर निर्भर करता है, प्रकाश का रंग निर्भर करता है तरंगदैर्घ्य पर। तरंगदैर्घ्य लैम्ब्डा पर निर्भर करता है। आपको दृश्य प्रकाश के लिए मैं आप पहले भी चर्चा कर चुका हूं, दृश्य प्रकाश के वो 7 रंग और 7 रंगों का जो लैम्ब्डा है, तरंगदैर्घ्य है, वो लगभग 3800 एंगस्ट्रॉम से 7800 तक होता है। 3800 से लगभग कहां तक होता है, 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है, जिसमें सबसे कम तो किसका होता है, बैंगनी का। तरंगदैर्घ्य सबसे कम किसकी, बैंगनी की, और सबसे ज्यादा किसकी होती है, लाल की। लेकिन यहां पर जो अपवर्तनांक होता है तरंगदैर्घ्य के ठीक विपरीत होता है, जिसकी तरंगदैर्घ्य सबसे कम, किसकी कम है, बैंगनी रंग की, तो उसका सर्वाधिक अपवर्तनांक होता है। तो सर्वाधिक अपवर्तनांक किसका होता है, बैंगनी रंग का। सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य किसकी थी, लाल रंग की, और इसका सबसे कम अपवर्तनांक होता है। तो यहां पर सबसे कम अपवर्तनांक म्यू का मान जो होगा सबसे कम किसका होगा, लाल रंग का होगा। सबसे अधिक किसका होगा, बैंगनी रंग का। सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य किसकी होती है, लाल रंग की, और सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसकी होती है, बैंगनी रंग। यहां कुछ पदार्थों के अपवर्तनांक के मान दे रखे हैं। अपवर्तनांक मतलब म्यू। जैसे निर्वात की बात करें, निर्वात के अंदर म्यू या अपवर्तनांक जो है कितना होता है, 1 होता है। और आपको ये भी पता है कि निर्वात के अंदर प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है। इस सारणी से हमको ये भी पता चलेगा जिसका मान, जिसका जो है अपवर्तनांक का मान ज्यादा है उसके अंदर प्रकाश का वेग कैसा होगा, कम होगा। तो निर्वात का कितना है, 1 है, वायु का 1.0003, पानी का कितना होता है 1.33, ये हमें याद रखना है पानी का। केरोसिन का 1.44, कांच का होता है 1.50, और इनमें सबसे ज्यादा किसका है, हीरा का। और हीरा का कितना होता है, डायमंड जो है इसका 2.42 होता है। अगर इनमें से कहें प्रकाश का वेग सबसे कम किसमें होगा, तो किसमें होगा, सबसे कम हीरा में होगा, और सर्वाधिक किसमें होगा, निर्वात में। आगे देखते हैं अपवर्तन के उदाहरण। देखिए, सूर्य उदय से कुछ समय पहले और कुछ समय पश्चात, सूर्य उदय से कुछ समय पहले और सूर्य अस्त के कुछ समय पश्चात तक सूर्य का दिखाई देना, ये किस पर आधारित घटना है, अपवर्तन पर आधारित घटना है। किस पर आधारित घटना है, ये अपवर्तन पर। मान लिया ये पृथ्वी है जिस पर हम रहते हैं, और ये पृथ्वी से के पास से गुजरने वाली रेखा जिसको हमने कह दिया ये क्षितिज रेखा है। कौन सी रेखा है, क्षितिज। सूर्य उदय से कुछ समय पहले ही जैसे सूर्य के प्रकाश की किरणें पृथ्वी पर आती हैं,
तो सूर्य और पृथ्वी के बीच बहुत अधिक दूरी है और सूर्य से जब प्रकाश किरण पृथ्वी की ओर आती हैं तो हम मान सकते हैं इस बात को कि सूर्य के पास तो निर्वात ही है, जैसे जैसे पास आते हैं वैसे वैसे माध्यम शुरू है। तो निर्वात से प्रकाश किरणें कहां पर आ रही हैं? माध्यम में आ रही हैं। जैसे जैसे माध्यम में आती हैं तो प्रकाश किरणों का क्या होता है? अपवर्तन होता है। और ये अपवर्तन के कारण प्रकाश किरणें कहां से आई है? निर्वात से। हम कह सकते हैं वहां पर तो है विरल और यहां क्या है? सघन। तो प्रकाश किरणें विरल से किस में आ रही हैं? सघन में। और जब प्रकाश किरण विरल से सघन में आती हैं तो ये क्या होंगी? अभिलंब की ओर मुड़ जाएंगी और अभिलंब की ओर मुड़ जाने के कारण हमें ऐसा प्रतीत होता है कि ये जो प्रकाश किरण हमारे तक पहुंच रही हैं, ये प्रकाश किरण कहां से आ रही हैं? इस जगह से आ रही हैं। इसीलिए सूर्य उदय से कुछ समय पहले और कुछ समय सूर्य अस्त के कुछ समय बाद तक हमें सूर्य जो है दिखाई देता है। इसी तरह से अपवर्तन के और उदाहरण, जैसे पानी से भरे हुए गिलास के में एक सिक्का डाल दिया जाए तो वो सिक्का जो है ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। वो भी किसके कारण? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। पानी से भरी बाल्टी के अंदर यदि कोई छड़ी रख दें, लकड़ी रख दें तो लकड़ी का टेढ़ा दिखाई देना। पानी से भरे हुए गिलास में कोई पेंसिल रख दी जाए तो वो कैसी दिखाई देती है? मुड़ी हुई दिखाई देती है। तो ये किसके कारण है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ऐसे ही यदि बात करें कि तारों का टिमटिमाना, ये किस पर आधारित घटना है? तारों का टिमटिमाना ये भी प्रकाश के अपवर्तन पर आधारित घटना है। तारों से जो प्रकाश है वो हमारे तक पहुंचता है, उससे पहले वायुमंडल की जो परतें हैं उसको अपवर्तित कर देती हैं। वो अनेक परतों से टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचता है। इसलिए जिस स्थिति पर तारे होते हैं उससे या तो ऊपर उठे हुए दिखते हैं या फिर स्थिति से नीचे दिखते हैं, जिसके कारण जो मुख्य स्थिति है उस पर हमें नहीं दिखाई देते। तो तारों का टिमटिमाना भी किस पर आधारित है? प्रकाश के अपवर्तन पर आधारित घटना है।